हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जो आज हॉस्टल वार्डन पेपर हुआ है उसका सोल्यूशन, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे कि कौन कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है। पहला हमारे पास सवाल है कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दोगुनी एवं तीसरी की तीन गुनी है, यदि उनका औसत 88 है तब प्रथम एवं तृतीय संख्या का अंतर पूछ रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, तीन संख्या बना लेते हैं। पहली संख्या ये हमारे पास दूसरी संख्या, और अच्छे सेटअप के लिए आप क्या करना, तीसरी संख्या को यहाँ पर रख दीजिएगा। अब बोला क्या है सवाल कि भाई पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, यदि दूसरी एक है तब पहली क्या हो जाएगा, उसका दुगनी हो जाएगा। और तीसरी संख्या की तीन गुनी है कौन, पहली संख्या, तो ये यदि आपके पास एक होगा तो ये तीन हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, इसको यहाँ पर दो को बढ़ा लेते हैं और ये तीन। अब गुणा कर देते हैं तो दो एक कम दो, दो तिया 6 और ये हो गया 3। हमको तीनों संख्या मिल गया 2, 6 और 3 के अनुपात में। औसत है तो औसत के केस में आप जानते हो तीनों का सम कितना होगा, 2, 6, 8, 8, 3, 11। औसत दिया है आपके पास 88, तीन संख्या इसलिए 3 का गुणा कर देंगे, 11 कम 11 और 11 8 88, तो एक का मान आ गया आपके पास 24। हमको बोला गया है पहली संख्या और तीसरी संख्या में अंतर, तो पहली संख्या आपके पास 6 है और तीसरी संख्या आपके पास 2 है, अंतर है आपके पास 4 का, तो 4 का मान हो जाएगा 96। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, यदि किसी कोण और उसके पूरक कोण के आधे का योग 75 है तो कोण होगा। अब पूरक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। यदि 40 है तो इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा, 50, और 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25। अब ध्यान से देखो, क्या 40 और 25 75 होता, नहीं होता, 65 होता है, गलत हो जाएगा। 50 का पूरक कोण हो जाएगा 40 और 40 का आधा हो जाएगा 20। क्या 50 और 20 का योग 75 होता है, नहीं होता। 60 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 30, 30 का आधा हो जाता है आपके पास 15 डिग्री। 60 और 15 का योग कितना हो जाएगा, 75। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। बोला गया है किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है। यदि कोई भी आयाम की बात करें तब, और घन का क्षेत्रफल एक ही होता है। तो ये तो चलो ठीक है, मान लीजिएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसके बराबर है, किसके मान लेते हैं, घन के जितना भुजा है उतना ही घनाभ के लंबाई है, उतना ही चौड़ाई है और उतना ऊंचाई है। तो ये जो पहला जो कथन है ये तो सही है, लेकिन घन का क्षेत्रफल a का स्क्वायर होता है, ना कि a का क्यूब। तो ये आपके पास कारण बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी सत्य है। पहला जो उसका कथन है वो सत्य है, लेकिन कारण जो है वो पूरी तरीके से क्या है, गलत है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। एक व्यक्ति ने 1500 साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर निवेश किए एवं 2000 रुपये 2% अधिक दर पर निवेश किए, तो 3 वर्षों में कुल ब्याज 750 रुपये प्राप्त हुआ है। तो ये बोला जा रहा है कि 1500 रुपये पर कितनी राशि निवेश किया गया था, किस दर पर निवेश किया गया था, ये पूछा गया है। अब हम इतना जानते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है, ब्याज एक्चुअल में मूलधन का 1%, रेट और समय होता है। अब हमको रेट तो दिया नहीं है, लेकिन हमारे पास समय है 3 साल। तो मैंने कहा यदि आपके पास 1500 है तो 1500 का 1% कितना हो गया, 15, और आपके पास 3 साल के लिए, तो हम 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 45 गुणित r, इतना हो जाएगा पहले साल के ब्याज। दूसरे धनराशि पर 1% कितना होता है, 20, और 3 साल के लिए तो 20 तिया 60, ये आपके पास गुणित r, ये आपके पास रेट हो गया। साथ में हम क्या कर देंगे कि अब 2% जब एक्स्ट्रा लगेगा तो 1 साल में 2%, तो 3 साल में 6% लगेगा, और 2000 का 6% हो जाता है 120, और इतने आपके पास टोटल ब्याज है। और ब्याज दिया कितना है, 750 रुपये। अब हम देख पाएंगे कि 45 और 60 कितना हो गया, 105 आर, और 750 में 120 कम करने पर हो जाता है 630। आप 21 से काट लीजिएगा, 21 पंचे होता है 105 और 21 तिया 63, तो आर का मान यहाँ से मिल जाएगा आपको 6%, और यही आपका क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। वह सबसे बड़ी संख्या बताना है आपको जो 37, 56 और 93 को विभाजित करने पर कितना कितना शेष बचता है, 1, 2 और 3। तो हम ध्यान से देखेंगे कि ये एचसीएफ के सवाल है। जैसे हमारे पास है 27, 37 है, एक
शेष बचता है उसे 1 को कम कर देंगे तो आ जाएगा कितना 36। 56 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, 56 को भाग देने पर 2 शेष बचता है तो 2 को कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 54। और 93 में भाग देने पर 3 शेष बचता है तो 3 कम कर देंगे तो हो जाएगा 90। अब ध्यान से देख पा रहे हो 36, 54 और 90 तीनों को यदि कोई काट सकता है तो 18 और यही इसका क्या हो जाएगा SC। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, एक समानांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसके दो आसन्न भुजाओं का माप दे रखा है 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। इन भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाली विकर्ण की लंबाई दिया है 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब हमारे पास एक समचतुर्भुज है, ये आपके पास एक समचतुर्भुज है, मान लेते हैं AB, C और D है। इसके दो आसन्न भुजा है हमारे पास कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे एक है 8 सेंटीमीटर और एक है 9 सेंटीमीटर, और इनको जोड़ने वाले जो विकर्ण है ये दिया है 13 सेंटीमीटर। तो मैं देखकर समझ गया कि जो ट्रायंगल बना है AD और C एक विषम बाहु त्रिभुज है जिसके तीनों भुजा क्या है अलग अलग है। तो विषम बाहु के क्षेत्रफल का यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं फार्मूला लगा सकते हैं, और विषम बाहु के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हेरोन के फार्मूला से निकाल सकते हैं S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C से। क्लियर है? अब जो S यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है तो हम क्या करेंगे सभी को जोड़ेंगे 8, 13, 21, 21 और 9 कितना होता है 30। तो S का मान हो जाएगा 30 का आधा कितना निकल गया हमारे पास 15। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, यदि S का मान 15 है तो 15 में 9 कम करने पर 15 में 13 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 15 में 8 कम करेंगे तो 7 और 15 में 9 कम करेंगे तो आ जाएगा 6। इसको और आगे सॉल्व करने पर हम देख पाएंगे कि 15 को हम तोड़ सकते हैं कितने में 3 और 5 में, 2 का 2 है, 7 का 7 है और 6 को तोड़ सकते हैं 2 और 3 में। अब यहाँ से क्या करेंगे हम जोड़ी बाहर निकाल लेंगे, और जोड़ी बाहर निकालेंगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर 3 2 बार आया है, 3 एक बाहर हो गया, यहाँ पर 2 2 बार आया है, 2 भी बाहर हो गया। अब कोई भी कॉमन नहीं तो 7 पंचे 35, तो 6√35 जो है ये इस हाफ सेक्शन का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 6√35। तो ये वाले हाफ सेक्शन का भी उतना नहीं होगा 6√35, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारे पास 12√35, और यही समचतुर्भुज का क्या हो जाएगा ओवरऑल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा एज अ राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब दिया गया है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 सेंटीमीटर है एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, तब एक पुल जिसकी लंबाई 240 मीटर है को पार करने में कितना समय लगेगा? जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या पेड़ को पार करता है या बिजली के खंभे को तो खुद के लंबाई को पार करती है, तो हम कहेंगे भाई 180 मीटर उसकी खुद की लंबाई को पार करने में लग गया 6 सेकंड का समय। ध्यान समझना। अब जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद के लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी, तो 180 हो गया ट्रेन की लंबाई और 240 हो गया आपके पास प्लेटफॉर्म, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 420 मीटर आ गया क्या? अब हमको समय निकालना तो हम क्या कर लेते हैं इसको आसान बना लेते हैं अपने लिए काट कर। ध्यान से देखिएगा, ये 0 से 0 काट दिया, 3 से काटेंगे तो 3 छक्के 18 और 3 से काटेंगे तो 14 तिया 42। देखिएगा 6 का मान 6 सेकंड, तो 14 का मान कितना हो जाएगा आपके पास 14 सेकंड, और यही आपका क्या हो जाएगा इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बस आपको समयोजित करना है, सवाल को कठिन नहीं बनाना है, आसानी से डील करना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 रह जाता है बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अंक है 3, 4, 5 और 6, इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़े अंक को ले लेते हैं 6, उसके बाद नेक्स्ट जो अंक उनमें कॉमन है कि नहीं, तो 6 और 5 में कोई कॉमन नहीं है तो 5 का 5, उसके बाद हम देखेंगे 4 के साथ कॉमन तो 2 है, 2 कॉमन है तो यहाँ पर केवल 2 लेंगे और 3 ऑलरेडी आ गया, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 6 पंचे 30 दूनी 60। अब हम देखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला सॉरी ये है, 60 से भाग दे देते हैं,
एक बार जाएगा, 60 कम 60 बच गया हमारे पास 40। अब उतार लेंगे 0, हो गया 400। 6 बार चले जाएगा 360। आगे जब हल करेंगे तो फिर हमको 40 मिलेगा और फिर एक 0 उतार लेंगे, फिर 60 से भाग देंगे तो फिर 40 बच गया। क्लियर है? ये कितना शेष बच गया? 40। घटाने पर आ जाएगा हमारे पास 40 शेष बच गया। क्लियर है? अब आप देखिएगा 60 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है? 40। हमको कितने की और ज़रूरत थी 60 बनाने के लिए 40 में? तो आप कहोगे 20 की ज़रूरत थी। तो हम क्या करेंगे, इस 10,000 में 20 को जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा, प्लस 2 शेष बच रहा है उसको भी जोड़ देते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है आपका इज अ राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा ठोस है बोला गया है? तो घन जो होता है, घन आप जानते हो पासा, पासा ओवरऑल आपके पास क्या होता है? ठोस होता है। ये आपके पास पासा है जो ओवरऑल क्या होता है? ठोस होता है। ये आपके पास घन, ये ठोस सही है आपके पास। बेलन, सिलेंडर भी जब तक वो खोखले सिलेंडर की बात नहीं कर रहा तब तक ये भी ठोस होता है। तो हमारे पास दोनों ठोस है। खोखला बेलन और गोली छल्ला ये ठोस नहीं होता, ये बीच से खाली होता है, इसलिए दोनों आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए और बी आपका क्या हो जाएगा? ये सॉलिड में आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट सवाल। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया है 24 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया है 192। तो इसके परिमाप पूछा गया है। अब हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसके दो भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दोनों भुजा बराबर हैं। इसका आधार दे रखा है 24 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया है। तो हमको पता है यदि मैं यहाँ पर मैं एक हाइट डाल दूँ h, तो हाइट डलते ही क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2। आधार आपके पास 24 है, आधार गुणित ऊंचाई हो जाता है तो ऊंचाई h है, और क्षेत्रफल दिया कितना है हमारे पास? 192 दिया है। तो हम कहेंगे 24 कम 24, 24 8, तो 2 उधर चले जाएगा तो h का मान कितना आ गया? 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। हमको हाइट मिल गया यहाँ पर 16 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा, यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि जो लंब होता है इसको 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है? बांट देता है। यदि ओवरऑल 24 है तो ये वाला आपके पास 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? ये आपके पास 12 सेंटीमीटर हो गया, ये 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या मैं कर्ण निकाल सकता हूँ? तो 16 और 12 का ट्रिपलेट कितना हो जाता है? 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। अब आपको परिमाप पूछा है तो तीनों को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। 20 और 20 40, 40 और 24 कितना हो जाएगा आपके पास? 64। और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यदि एक आयत के प्रत्येक आयाम को 100% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? अब इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे हमने कहें यहाँ पर आप फार्मूला नहीं लगाए तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं। 1% दूसरा % दे सकता है। 100% मान लेते हैं, लंबाई भी 100% और चौड़ाई भी 100%। अब 100% बढ़ाने पर लंबाई हो कितना जाएगा? 200%, और चौड़ाई को भी 100% बढ़ाया जाए तो कितना हो जाएगा? 200%। % को मैनेज करने के लिए एक एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 20 और 20 बन गया, और 20 और 20 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 400%। पहले 100% था, अब 400% हो गया। तो कितना बढ़ा हुआ नजर आ रहा है? तो आप कहोगे 300%। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इज अ राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी ने एक घड़ी 540 रुपए में खरीदी, उस पर ऐसा मूल्यांकित किया कि 15% छूट देने के पश्चात भी उसको कितने का लाभ हो जाता है? 19% का। तो घड़ी का अंकित मूल्य पूछ रहा है यहाँ पर। ध्यान समझना इस सवाल को। एक होता है आपके पास खरीदी मूल्य, एक होता है बिक्री मूल्य, और एक होता है आपके पास अंकित मूल्य। क्लियर है? अब अंकित मूल्य पर कितने का छूट दे रहा है? तो आप कहोगे अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है 15%, और 15% का फ्रैक्शन होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, 15% का जो फ्रैक्शन होता है वो 3/20 होता है। मतलब 20 पर 3 छूट करके देगा, मतलब 17 पर देगा। इससे आसान होता है तो हम कहीं 20 MP होगा तब 17 आपके पास SP होगा। क्लियर है? दूसरी चीज़ और कि भाई उसे 19% का लाभ होता है, तो 19% का लाभ तो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। यदि क्रय मूल्य 100 रहा होगा तब विक्रय मूल्य 119 होने पर उसको कितना होगा? 19% का लाभ। अब क्या मैं 17 को 19 बना सकता हूँ? तो बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे भाई? 17 सत्ते कितना होता है?
119 होता है, ये दोनों बराबर हो जाता है, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 140। तो अब हमको यहाँ पर सीपी और एमपी का डायरेक्ट क्या मिल गया, अनुपात। अब हमको सीपी दिया है, ये 0 से 0 काट देते हैं और कट जाएगा ये कितने बार में, नहीं काटते हैं, इसको नहीं काटते हैं, रहने देते हैं। ये आपके पास 10 0, ये 0 से 0 काट दिया। देखो ध्यान से 10 का मान दिया है कितना 540, 1 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 का मान 54 है, तो 14 का मान कितना हो जाएगा, तो 14 गुणित 54 करने पर देखिएगा 14 चौक 56 की 6, हाथ की आई 5, 14 5 70, 70 और 5 कितना होता है 75। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 756 जो है वो उसका क्या हो जाएगा, एक्चुअल में अंकित मूल्य हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रेशो वाला सवाल है, पर जाएगा। और हाँ, ये पहला ऑप्शन है आपके पास, मैं ऑप्शन को ही निकाल देता हूँ डायरेक्ट। 250 ml, ठीक है 250 ml। एक बताओ 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 2 लीटर में कितने ml हो जाएगा 2000, तो हम अनुपात कर देंगे यहाँ पर 2000 ml। अब ध्यान से देखो 250 कम 250 और 250 अट्ठे कितना होता है 2000 होता है, तो अनुपात क्या हो गया 1 और 8। ऑप्शन में कहीं 1 और 8 नहीं है, 4 का गुणा कर देंगे तो 4 कम 4 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32। तो आपके पास पहला का आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन तीसरा। पहले का ऑप्शन तीसरा इसमें है, इन दोनों गलत हो जाएगा आपके पास बी और डी। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं सी की, ले लेते हैं क्योंकि सी में आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, सी में डिफरेंट है तो सी को ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा 2 का दुगुना 4 है, 3 का दुगुना 6, 6 का दुगुना क्या हो जाएगा 12 और 9 का दुगुना क्या हो जाएगा 18। तो कौन सा ऑप्शन है सी का ऐसा, तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा। और ऑप्शन नंबर दूसरा कहाँ पर है सी, तो ऑप्शन नंबर दूसरा है आपके पास ऑप्शन नंबर सी पर, यही आपका क्या हो जाएगा इज राइट आंसर। क्लियर है। ध्यान से बनाना, पूरे को हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के समानांतर रेखा का समीकरण, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के समानांतर और मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 लंबवत और मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। सूची दिया है और इसमें हमको क्या करना है, मिलान करना है। तो देखो यहाँ पर इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा समझ आएगा। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मैं आपको डी वाला ऑप्शन को लेकर सवाल सॉल्व करा रहा हूँ, एक ही हम करेंगे, आ जाएगा इतने में। अब हम क्या करते हैं, जैसे जहाँ पर लाइन रेखा की बात होती है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की बात होती है, तो हमको यहाँ पर दे रखा है कि भाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का मान क्या है 0 है। यदि ये परपेंडिकुलर की बात हो तो परपेंडिकुलर के केस में m की जो वैल्यू होता है परपेंडिकुलर, उसका मान क्या होता है आपके पास, तो हम कहेंगे माइनस ए बाई बी होता है। लेकिन यदि इसी को मैं परपेंडिकुलर में लिखूं तो m परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाता है, ये जस्ट उल्टा हो जाता है माइनस में m के, ये आपके पास परपेंडिकुलर में आ जाएगा। तो यदि मैं यहाँ पर m की वैल्यू रखता हूँ तो m1 परपेंडिकुलर इक्वल माइनस m की वैल्यू क्या रख सकते हैं माइनस a बाई बी, तो हम कहेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो m परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा b बाई ए हो जाएगा। क्लियर है, b बाई ए हो गया। अब हमारे पास जो लाइन बनता है, लाइन के कंडीशन क्या होता है परपेंडिकुलर के केस में, तो लाइन के कंडीशन होता है आपके पास y माइनस वाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपके पास m इंटू एक्स, यदि उसके दो एक्सिस से तब के बाद चल रहा है x माइनस एक्स। यहाँ पर आपके पास a और जो b है वो निर्देश करता है x और y को, a का मान x को और b का मान y को करता है। अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं, तो मान रखेंगे तो क्या क्या मिल जाएगा हमको, y1 का मान क्या है, तो y1 का मान हो जाएगा हमारे पास
y1 का मान हो जाएगा b, ये x1 है और y1 है तो y1 का मान रख देते हैं b माइनस b माइनस y हो जाएगा, b माइनस y इक्वल m का मान कितना है तो b बाई a, x1 का मान क्या है तो a है तो a रख देते हैं माइनस x। क्लियर है। आगे सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, हल करेंगे तो a का गुणा करेंगे तो ab माइनस ए वाई इक्वल ए बी माइनस ए एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। अब हम हल करेंगे तो ए बी से ए बी कैंसिल हो रहा है तो x को इधर ले आएंगे तो ए एक्स माइनस क्या हो जाएगा ए वाई इक्वल 0। तो चौथे वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि मैं परपेंडिकुलर को उसके ओरिजिन के साथ पासिंग कराता हूं तो समीकरण बनेगा x माइनस ए वाई बी वाई होगा। ये कौन सा दोनों कैसे आ गए, ये b होगा ना, बी एक्स होगा, ये बी एक्स होगा, ये बी एक्स होगा, बी एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, यहाँ पर बी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर गड़बड़ करके बी एक्स। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल 0। तो हम क्या करेंगे, डी का चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो डी का कहाँ पर है आपके पास चौथा ऑप्शन भाई, डी का चौथा ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बहुत ही प्यारा सवाल था, कोऑर्डिनेट से बनने वाला था ये सवाल। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये सब जैसे ये सवाल है आपके पास, ध्यान से देखिएगा। चाल बराबर क्या होता है, तो हम यहीं पर लाइन लगा देते हैं। चाल का मतलब होता है दूरी बटे समय। ये आपके चाल का मतलब हो जाएगा दूरी बटे समय। तो पहला का आ जाएगा, तीसरा कहाँ पर है भाई, पहला का तीसरा, तो ये दोनों में नहीं है। तो आपके पास हो सकता है बी और सी दोनों में है आपके पास। पहला का नहीं, पहला का तीसरा है आपके पास डी और बी में। क्लियर है। दूसरा देखते हैं औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब बी का चौथा कहाँ पर है, तो बी का चौथा आपके पास सेकंड वाला है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। वैसे मैं बता देता हूँ, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल और कुल समय बराबर अल्फा की मान आ जाएगा तो 1 बाई औसत चाल, उसका क्या हो जाएगा कुल समय हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु, जैसे मान लो कोई एक चतुर्भुज है, ध्यान समझिएगा मेरी बात। ये आपके पास चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज की क्रमागत ये वाली भुजा और ये वाली भुजा की उभयनिष्ठ बिंदु है। तो पहला आपके पास सही है। दूसरा, चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के 2 उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। तो 2 उभयनिष्ठ बिंदु हो भुजाओं के कि दो एक ही जगह 2 उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा इज राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुआ एवं वह 36-45 मतों से जीता, तब कुल कितना मतदान हुआ था ये बोला गया है। एक चीज़ बताओ, यदि ये 65% लाया है तो दूसरा व्यक्ति कितना लाया होगा, तो आप कहोगे ये 65 ले आया तो दूसरा लाया होगा 35%। तो 65 वाले 35 से कितना ज़्यादा ले आए हैं, तो आप कहोगे 30%। और 30% को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 30% को लिख सकते हैं 30/100, क्योंकि कुल वोट 100 था। इसको और काटेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 3 का मान दिया कितना है 36-45, 3 से काटेंगे तो 12 बार में और ये 15 बार में, 1 0 लगा देंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12, 15 और 0। ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा इज द राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु उसके मूल्य के 3/4 में खरीदी। ध्यान समझना, ये वस्तु था, वस्तु को खरीदा कितने में, सीपी की बात कर रहे हैं हम, 4/3 में खरीद लिया। 4 की वस्तु को खरीद लेता है 3 में। क्लियर। और उसके मूल्य से 20% अधिक में बेच देता है, और बेचा कितने में, इस मूल्य से 20% अधिक में बेचेगा तो 5 की वस्तु को बेचना चाहेगा 6 में। बस इतना ही था और कुछ नहीं था, ये हमने कर दिए 5। अब देखो खरीदा कितने में 15 में और बेचा कितने में 6 चौके 24 में। और काट सकते थे कि यहाँ पर नहीं,
चलो हट। अब देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसको, तो आप कहोगे 15 की वस्तु को 24 में बेचेगा तो 9 का प्रॉफिट हो गया 15 पर, और इंटू 100। ध्यान से देखिएगा, 3 तिया 9, 3 5 15, 5 एकम 5, 5 बीसम 100 और 20 तिया 60%। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 60% आपका क्या हो जाएगा इज अ राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक रेखा का समीकरण जो बिंदु ए पर 2 और 3 में से गुजरती है और x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है बोला गया है। यदि यह रेखा सरल रेखा x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 से P बिंदु पर मिलती है तो दूर AP का मान ज्ञात करना है। A और P की टोटल लंबाई निकालना था। ध्यान समझिए, कोऑर्डिनेट के सवाल है, बहुत प्यारा। ये हमारे पास एक रेखा बना लेते हैं जिसमें से एक लाइन जो है इस प्रकार से गुजरती है और कितनी डिग्री का कोण बना लेती है? यहाँ पर 45 डिग्री का। क्लियर है? और ए बिंदु पर कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है ये? तो ए बिंदु पर ये एक्चुअल में दिख नहीं रहा है क्या? ए बिंदु पर ये 2 और 3 पर होता है, तो हम कहेंगे कि इसका जो स्लॉप होगा, स्लॉप टेन थीटा का जो मान होगा, इसको जिसको हम स्लॉप बोलते हैं, स्लॉप, ये हो जाएगा आपके पास 1045 डिग्री का स्लॉप बनाएगा। और 1045 डिग्री का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। क्लियर है? 1045 डिग्री का मान 1 हो जाता है। जब 1 हो जाएगा तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो उस हिसाब से बिंदु ए की जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या क्या हो सकता है? तो वाई एक्सिस पर y-3 हो जाएगा, और x एक्सिस पर यदि हम बात करें तो 1 हो जाएगा आपके पास x-2 के बराबर। क्लियर है? तो अंदर गुणा करेंगे तो y-3 बराबर ये हो जाएगा x-2, तो x-y बराबर कितना लिख सकते हैं? -1। यदि इस समीकरण को हल करेंगे तो इस समीकरण से आप देख पाओगे x प्लस वाई इक्वल +1 का पक्षांतर करने पर -1, तो हम लिख सकते हैं कि भाई x प्लस वाई की जो वैल्यू होगा -1 होगा। यदि इसको सॉल्व करने पर, ऐड करने पर आप देख पाओगे y से y कट गया, तो 2x की वैल्यू कितना हो जाएगा? -2। तो यहाँ से x का जो मान आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा? तो x बराबर आ गया हमारे पास -1। अब y के मान को, x के मान को यदि पहले समीकरण में रखा जाए तो यहाँ पर यदि मैं रख दूँ x के मान को, तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगा? 0। तो हमको दो चीज़ मिल गया। एक पर आपको इसका निर्देशांक 2 और 3 है, वहीं P बिंदु पर इसका निर्देशांक -1 और कितना मिल गया हमको? 0। अब यदि इसकी दूरी ज्ञात करना है तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कि इसके निर्देशांक में से घटाएंगे तो 2 में से -1 को घटाएंगे और इसका क्या कर देंगे? क्यूब स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 में से 0 को घटाएंगे और इसका स्क्वायर कर देते हैं। आगे जब देखोगे आप इसको सॉल्व करने पर कि ये 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 का वर्ग हो गया 9 प्लस 3 का वर्ग हो गया 9, अंडर रूट में आगे हल करने पर 9 बाहर आ गया, 3 और बच गया अंदर में कितना? 2। तो आपका दूरी जो होगा ए और पी के बीच की वो कितना हो जाना है? 3√2। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक कोण अपने पूरक कोण के दुगने से 30 डिग्री कम है तो कोण होगा बोला गया है। अब मान लेते हैं पूरक कोण मतलब कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है, सिर्फ 90 डिग्री का होता है पूरक कोण एक्चुअल में। एक कोण अपने पूरक कोण के दुगने से 3 है बोला गया है। मान लेते हैं ये x है, तो इसके दुगना कितना हो जाएगा? 2x से कितना कम है? 30 कम है। तो आप देख पाओगे कि x और 2x मिलकर 3x माइनस 30 डिग्री बराबर पूरक कोण होता है आपके 90 डिग्री के बराबर। तो 3x बराबर 30 उधर जाएगा तो हो गया 120। तो x की जो वैल्यू हो जाएगा आपके पास 40 डिग्री। पूछा क्या है हमको? छोटा कोण। यदि x है तो उसका जो पूरक होगा 50 होगा, तो आपको छोटा चाहिए, तो हो जाएगा आपके पास कितना? 40 डिग्री। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। लास्ट सवाल है, फलक की बात करते हैं। तो बेलन अक्सर जानते हो, बेलन का ऊपरी वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट और एक उसका सरफेस, तो कितने फलक होते हैं? 3। तो बेलन के जो फलकों की संख्या की बात करेंगे तो बेलन में टोटल 3 फलक होते हैं। घन की बात करते हैं, क्यूब आप देखे होंगे पजल जो बनाने वाले होते हैं, उसमें मूल रूप से 6 होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये चौथा। शंकु की बात करें तो शंकु में एक तली होता है और उसका एक पूरा स्लॉप वाला पार्ट होता है, तो इसमें 2 होंगे और गोला में केवल 1 होते। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो हम कहेंगे पहला का तीसरा
पहला का तीसरा इसमें है और इसमें, तो ये दोनों ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। घन की बात करते हैं दूसरा का चौथा, तो दूसरा का चौथा दोनों में है, दोनों राइट है। शंकु की बात करते हैं तीसरा का होता है दूसरा, तो तीसरा का होता है दूसरा, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, इज अ राइट आंसर। तो ये रहा आपके पास हॉस्टल वर्डन आज जो पेपर हुआ उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर है।